हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, कौन सा है फर्स्ट चैप्टर? चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर हम संधि विच्छेद करें, तोड़ें, तो आता है इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है, यहाँ पे संबंध है इलेक्ट्रिक से, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक का शुरुआती दिनों में इलेक्ट्रिक को मतलब चार्ज को ही इलेक्ट्रिक कहा जाता था शुरुआती दिनों में, अराउंड 1600 के आसपास, ठीक है, 1600 ईस्वी के आसपास इसे क्या कहा जाता था, चार्ज को इलेक्ट्रिक कहा जाता था, ठीक है, एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसा ब्रांच है फिजिक्स का? तो फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग देखेंगे चार्ज रेस्ट पे होंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charges at rest। यहाँ पे चार्ज मोशन में नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि करंट के बारे में। तो करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है, तो ये इस ब्रांच में नहीं आएगा। ये कौन सा ब्रांच में आएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में आ जाएगा, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में ये हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ क्या पढ़ना है? जहाँ पे क्या हो, चार्ज रेस्ट पे हो, चार्ज एट रेस्ट। इस यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर है चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग पहला देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर, इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर में पहला जो है नाम इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज। क्या होता है चार्ज? तो बेसिकली चार्ज जो होता है ना, चार्ज जो होता है किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है ना। जैसे कि मास, मैटर का प्रॉपर्टी होता है मास, वॉल्यूम। अगर मैटर है तो वो मास को पोजेस करेगा ही, उसको रखेगा ही, वॉल्यूम को वो घेरेगा ही, ठीक ना। सिमिलरली क्या है कि अगर कोई मैटर है तो उसके पास चार्ज होगा ही होगा। अब वो बोलोगे कि आपके पास जो टेबल है, जो बुक है, जो पेन है, उस पर चार्ज कहाँ है? अरे भैया उसमें चार्ज है वो, बस वो न्यूट्रल है। जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। इन अदर वर्ड क्या है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उनके एटम में, उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर कम ज़्यादा कर दें तो उस पर क्या हो जाएगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। तो चार्ज बेसिकली क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, ड्यू टू विच इट, ये क्या कर सकता है? चार्ज कण क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकता है? फील कर सकता है, और क्या कर सकता है? जेनरेट कर सकता है। ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस एंड feel the effect and feel the effect of electric and magnetic fields। अच्छा, चार्ज है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का
अफेक्शन समझ में आता है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिखे हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जैसे कि अगर चार्ज अगर रेस्ट पे है तो ये क्या करेगा, अपने आसपास एक दायरा बनाएगा, जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अगर इंटर करता है तो उसको क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा। ठीक ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है उससे नहीं मतलब, लेकिन कोई ना कोई चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इसके स्पेस में अगर आएगा कोई दूसरा चार्ज तो इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ये फोर्स लगाता क्यों है? क्योंकि ये अपने आसपास से क्या करता है, फील्ड जनरेट करता है। ठीक ना, अपने आसपास के स्पेस को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसी तरह ये जब चार्ज रेस्ट पे है, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे है तो अपने आसपास क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। लेकिन जब यही चार्ज अगर मोशन में हो जाए, चार्ज जब मोशन में हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अब बोलोगे कैसे? तो ज़रा सा क्लास 10th याद करो, क्या था आपके पास, जब करंट था, करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर क्या बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। अब बोलिएगा करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज जब फ्लो कर रहा है, चार्ज जब मोशन में है तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। ठीक ना, तो चार्ज जब रेस्ट पे है तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जब चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जब चार्ज एक्सेलरेशन में हो जाए, चार्ज क्या जो हो जाए, क्या होगा जब चार्ज एक्सेलरेशन में हो जाए, तो देखिए क्या करेगा कि क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो कंपोनेंट से बनता है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट से। ये दोनों ही क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते रहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, वैरी करते हैं। तो जब एक्सेलरेशन होगा, जब चार्ज एक्सेलरेशन होगा, जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्राप्त करेंगे। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आया कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और फील भी करता है। ऐसा नहीं है कि ये फील नहीं करेगा। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और अगर कोई चार्ज अगर आता है तो तब भी ये क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। ठीक ना, तो चार्जेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को ही क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक ना, अब ये समझ में आ गया चार्ज क्या होता है। अब चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी होता है वो हम देखेंगे। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है भैया, तो चार्ज देखिए, चार्ज जो होता है सबसे पहला चीज़, चार्ज जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है भैया, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। अब अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए तो क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला, जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ठीक ना, फंडामेंटल यूनिट है करंट, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा AT। ठीक है, अब ये कैसे आ गया, तो पता होगा I इज इक्वल्स टू होता है Q/T, तो Q बराबर IT, तो IT Q इज इक्वल्स टू IT। Q का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, करंट का डायमेंशनल फार्मूला A, T का डायमेंशनल फार्मूला T, तो Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, AT हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक ना, तो सबसे पहला चीज़ क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। देखो चार्ज का पोलैरिटी, चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज हैज़ 2 टाइप्स, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक एंड नेगेटिव हो सकता है।
टाइप को ही कई बार बोला जाता है पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो चार्ज हैज कितना, क्या है जी, पोलैरिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब चार्ज देखो, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज हमेशा मास के साथ ही आएगा। ये कैसे, तो देखिए चार्ज कहाँ से आता है, एटम से आता है, ठीक ना। तो एटम एक मास को रखेगा, ठीक है। जैसे कि अगर एटम नहीं है, कहीं पे एटम नहीं है, तो वहाँ पे चार्ज डेवलप करना मुश्किल है। कैसे, क्योंकि एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो एटम कैसा बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन उस एटम में ऐड कर देते हैं तो बन जाता है नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो चार्ज जो होगा हमेशा क्या होगा, मास के साथ एसोसिएटेड होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज जो होता है हमेशा एटम से ही आता है, एटम्स के अंदर से, ठीक है। और दूसरा चीज़, हम अगर चार्ज दे रहे हैं कहीं पे, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भी क्या होगा, मास का, जहाँ से भी निकल रहा है इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, वहाँ पे क्या होगा, उसका मास बढ़ जाएगा, वहाँ पे मास बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ पे मास घट जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब बनेगा तो क्या होगा, मास बढ़ जाएगा, सॉरी मास घट जाएगा। और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा वहाँ पे मास बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। और कहीं पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या होगा, अपने साथ कुछ मास को भी लेके जाएगा, ठीक ना। तो चार्ज जो होता है हमेशा क्या करेगा, ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। अब देखिए चार्ज जो होता है ना वो इनवेरिएबल होता है, चार्ज इज इनवेरिएबल, इनवेरिएबल विद मास। ये क्या है भैया, तो देखिए आपको पता होगा ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया था, मास इज इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे एम नॉट क्या है, एम नॉट है रेस्ट मास, एम नॉट है क्या, रेस्ट मास है। रेस्ट मास क्या होता है, सिंपल अगर मूव नहीं कर रहा है तो उस समय उसका कितना वजन है, ठीक ना। और यहाँ पे v है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और c है स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या होता है कि अगर किसी का स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो क्या हो सकता है, m इज इक्वल टू हो जाएगा एम नॉट, यहाँ पे अंदर आ जाएगा 1 माइनस वी के जगह पे हम लोग सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिख देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस 1 एम नॉट अंडर रूट, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो ये मतलब इन्फिनिटी। कहने का मतलब क्या होता है, जब मास c के स्पीड से या फिर स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिवली अगर चलने लगे तो क्या होगा, मास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मास चेंज हो जाएगा। लेकिन चार्ज इनवेरिएबल रहेगा, चाहे आप कितनों स्पीड से मूव कीजिए, चार्ज नहीं बदलेगा। अगर आप कुछ मास है 5 किलो 10 किलो 20 किलो, अगर उसी के स्पीड से चलने लगेगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। बट अगर किसी पे कुल चार्ज है 1 कूलम 2 कूलम 4 कूलम 10 कूलम 20 कूलम, तो क्या होगा, चार्ज जो होगा वो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग, अब देखेंगे दूसरा चीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो क्या है ना
कि जो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है, मिनिमम चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो है 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इससे नीचे चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्वार्क्स वगैरह है लेकिन वो हम बाद में बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो जो क्वार्क वगैरह होता है उसमें कुछ दिखता है बट वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो बता रहे हैं नेचर में जो इंडिपेंडेंट सबसे छोटा जो चार्ज है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वही 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक ना। और प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ही सबसे छोटा चार्ज होता है। अब बात आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, तो उस पर चार्ज कैसे आता है। तो कैसा भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, कैसा भी चार्ज बॉडी क्यों ना हो, उस पर चार्ज इसी वजह से आता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए हैं, ठीक है, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का संख्या बढ़ जाएगा ना भैया। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। तो अब एक बात समझिए, कोई भी चार्ज बॉडी है तो इससे क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या 5 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या 20 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 9.5 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, वो 9.5 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, 10.5 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, ऐसा नहीं होगा। जो भी निकलेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई निकलेगा, ठीक है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल निकलेगा, 10, 20, 50, 100 इंटीजर के फॉर्म में निकलेगा। तो जो चार्ज भी होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक ना। तो मान के चलिए n इलेक्ट्रॉन निकला, तो जो चार्ज डेवलप होगा वो क्या डेवलप होगा, n इलेक्ट्रॉन n मल्टीप्लाइड बाय e। क्यों n मल्टीप्लाइड e, क्यों, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स निकला है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, e चार्ज होता है, इसीलिए चार्ज कितना डेवलप होगा, q = ne। अब ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ठीक ना, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकला तो प्लस चार्ज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन कहने का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगा तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ पे पहला जो चार्ज हो सकता है, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 × 10⁻19, फिर कितना आएगा 3.2, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो कितना आएगा 3.2 × 10⁻19, जब 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो कितना होगा 4.8 × 10⁻19, ऐसे होगा। बीच का वैल्यू नहीं मिलेगा, बीच का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं मिलेगा, जैसे कि 3.3 × 10⁻19 नहीं मिलेगा, 3.4 × 10⁻19 नहीं मिलेगा। तो जब कॉन्टीन्यूस वैल्यूज नहीं मिले, एक पर्टिकुलर पैटर्न में वैल्यू मिले, ठीक ना, इतना गैप के बाद, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। चार्ज हमेशा क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न में वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, बट मास क्या क्वांटाइज्ड होता है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। कैसे जी, मास हमको को कुछ भी मिल सकता है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 2.2 ग्राम, 2.22 ग्राम मिल जाएगा। तो मास इज नॉट क्वांटाइज्ड बट चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ लिए। एक और चीज़, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, बट चार्ज कैन बी जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। बट चार्ज
जीरो नहीं हो सकता, अगर सॉरी मास जीरो नहीं हो सकता। क्यों मास जीरो नहीं हो सकता है? अगर मास जीरो है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और नहीं मास नेगेटिव हो सकता है। बट चार्ज जीरो नेगेटिव सब हो सकता है। ठीक ना। एक और चीज़ है, अगर चार्ज में क्या करता है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। लेकिन अगर दो मास है तो मासेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है कि चार्ज जहाँ पे रिपेल और अट्रैक्ट कर सकते हैं और वहीं पे मास सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम चार्ज का भी प्रॉपर्टी बता रहे हैं और साथ साथ में हम लोग देख रहे हैं कि मास से कैसे डिफरेंट है। ठीक ना। और कुछ है। हाँ, चार्जेस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्जेस क्या किए जा सकते हैं, एडिटिव होते हैं। चार्जेस इज एडिटिव इन नेचर। ठीक ना। एडिटिव इन नेचर कहने का मतलब, अगर दो एक सिस्टम है, इस सिस्टम में -2 कूलम है, +3 कूलम है, +4 कूलम है। ठीक ना। तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया -2 +3 +4 कितना आ गया जी बताइए, +5 कूलम हो गया। ठीक ना। तो ये चार्जेस क्या होते हैं, ऑलवेज एडिटिव इन नेचर होते हैं। अब एक और चीज़, चार्जेज। अच्छा, एक और हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखें, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, NE। तो हमारा चार्ज का यूनिट होता है 1 कूलम। ठीक ना। क्या 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है या छोटा चार्ज है? तो जवाब आएगा इसका कि ये 1 कूलम जो है बहुत बड़ा चार्ज है। तो वो कैसे भैया? तो वो ऐसे है कि देखिए, आपको कितना चार्ज डेवलप करना है, आपको चार्ज डेवलप करना है 1 कूलम। ठीक है, आपको कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना पड़ेगा ये नहीं पता, मान के चलिए n इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻19। तो n बराबर हो गया 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, n का वैल्यू आ जाएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर आप ट्रांसफ़र कीजिएगा तब जाके 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन होगा। सोचिए, इतना चार्ज, इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने पर 1 कूलम होगा। तो 1 कूलम क्या है, बहुत बड़ा चार्ज है भैया, 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चार्ज का एक और प्रॉपर्टी की ओर, जहाँ पे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये क्या होता है, तो ये बोलता है कि एक सिस्टम है, मान के चलिए एक सिस्टम है। ठीक ना। तो उस सिस्टम में जो पहले चार्ज था, नेट चार्ज, और जो बाद का जो चार्ज होगा वो सेम होगा। कैसे? या फिर ये बोलता है, इसका स्टेटमेंट बोलता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या है, तो चार्ज कंजर्व्ड है, ये कैसे? ठीक है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में, इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू होगा फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे नेट चार्ज को कंसिडर करना है। ये क्या है तो बताते हैं। मान के चलिए कि आपके पास एक सिंपल एटम था। ठीक है, जब इसके पास मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था। अभी कितना इस सिस्टम में कितना चार्ज है, नेट चार्ज? तो नेट चार्ज है 0। अब आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। ठीक है, जब आपने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो सिर्फ इस एटम में प्रोटॉन ही रह गया। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन भी मिल गया।
तो प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज। नेट चार्ज अभी कितना बचा? नेट चार्ज अभी हो गया 0। तो जो पहले जितना चार्ज था 0 चार्ज था, बाद में कितना चार्ज हुआ? 0 चार्ज हुआ। यही बोलता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहले जो चार्ज था 0, अभी भी रहा चार्ज 0। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि क्या होता है ना कि हम लोग बैटरी में क्या करते हैं कि प्लस माइनस को जोड़ देते हैं, या फिर ऐसा सोचिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम कहीं पे मिला दिए, तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? इसको खा जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करेगा? एक दूसरे को खा जाएगा। इसको बोलते हैं पेयर इनहेलेशन। इनहेल का मतलब क्या होता है? वो होता है खाना, निकलना। तो जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा हमको? एक एनर्जी मिलेगा, स्पार्क मिलेगा, है ना। यहाँ पे गामा से डिनोट कर रहे हैं, इसको एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज था जी? प्रोटॉन पे प्लस ई और इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई। टोटल चार्ज कितना? 0। और एनर्जी के पे चार्ज होता है क्या? तो 0। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे चार्ज क्या रहा? कंजर्व रहा। कहने का मतलब जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज क्या रहेगा? बाद में रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मास के साथ क्या लेना देना है? तो देखिए मास के साथ बताएंगे। ठीक है। मास में क्या होता है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था। ठीक है। ई डेल ई इज इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर। उसका कहना था कि कहीं पे मास का अगर क्षय होता है, डीके होता है, कहीं पे मास का लॉस होता है, तो जितना मास का लॉस होगा मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर कर देंगे, उतना एनर्जी क्या मिलेगा हमको? इन्वायरमेंट में मिलेगा। ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है यूरेनियम रिएक्टर के अंदर। यूरेनियम रिएक्टर के अंदर क्या होता है कि जब यूरेनियम न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराया जाता है ना, तो जो रिएक्टेंट्स क्या हो गए? यूरेनियम एटम। ठीक है। और ये न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से क्या किया जाता है? किया जाता है, स्ट्राइक कराया जाता है। बाद में यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। इन प्रोडक्ट का जो सम ऑफ मास होता है, इन जो प्रोडक्ट का जो सम ऑफ मास होता है, वो जो रिएक्टेंट का है, ठीक है, रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट का मास क्या हो गया? कम। रिएक्टेंट का मास क्या हो गया? ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ मास का लॉस हुआ। इस मास का जो लॉस होता है मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर कर देते हैं, यही क्या मिलता है हमको? एनर्जी मिलता है। ठीक है। ई इज इक्वल्स टू डेल टाइम सी स्क्वायर। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि एनर्जी अगर कहीं पे लॉस होगा तो उतना ही क्या होगा? मास का फॉर्मेशन होगा। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि बिग बैंग थ्योरी, पहले कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी था। जैसे ब्लास्ट हुआ एनर्जी का लॉस हुआ और फिर क्या हुआ कि मेरा ब्रह्मांड बनने लगा। यही चीज़ समझा जा सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से कहना था उसका कि एनर्जी और मास दोनों मिल के कंजर्व रहता है। अगर कहीं पे मास का लॉस हुआ तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, अगर कहीं एनर्जी का लॉस हुआ तो कितना मास का फॉर्मेशन होगा? ठीक है। लेकिन चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है। बट मास इज नॉट कंजर्व। मास इज नॉट कंजर्व। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे से देखेंगे। आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमें हिम्मत देगा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। ये मेरा पहला वीडियो था, इतना लॉन्ग वीडियो। इससे पहले मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाया है। बस आप सपोर्ट कीजिएगा तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।